माँ सरस्वती के चरणों में मेरा नमन। देखिए स्टूडेंट्स, पेपर में छपने वाले क्वेश्चनों के बारे में अपन डिस्कशन करने वाले हैं, तो जल्दी से कनेक्ट हो जाइए और अपनी क्लास को जल्दी से शेयर कर दीजिए, अपने साथियों को सूचित कर दीजिए कि जो सुबह का मौसम है वो कितना अच्छा मौसम है और स्टडी की दृष्टि से वो कितना प्यारा मौसम है। ठीक है, और मेरे को पता है बहुत सारे बच्चे हैं, आधे से ज़्यादा बच्चे भी नींद में ही उठे हैं। ठीक है, कई बच्चे तो ऐसे भी हैं मेरे सामने जिन्होंने मुंह भी नहीं धोया होगा अभी, है ना। कोई नहीं बेटा, देखिए ये जो समय है ये आपके लिए बहुत ही कीमती समय है, तो जल्दी से एक बार अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपनी क्लास को जल्दी से फटाफट अपने साथियों को शेयर कर दीजिए। जल्दी कीजिए स्टूडेंट्स, और एक बार कमेंट बॉक्स में थम्स अप कर दीजिए और मेरे को ये भी बता दीजिए कि ऑडियो वीडियो प्रॉपर तरीके से आपके पास में पहुंच रहा है और मैं आपको शो हो रहा हूं। जल्दी से एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए स्टूडेंट्स। ठीक है, तो करें आज के सेशन की शुरुआत। बिल्कुल बिल्कुल सभी का इस करंट ईयर क्वेश्चन की इस क्लास में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है प्यारे बच्चों। ठीक है, देखना पहला क्वेश्चन, सोडियम अम्लगम में विलायक। मैं थोड़ा सा फास्टली चलूंगा, आपको मेरे साथ बने रहना है एंड तक। ठीक है, थोड़ा फास्टली चलूंगा और आपको एडजस्ट करना है। सुनो सोडियम अम्लगम में विलायक, विलायक क्या होगा बच्चों? सोडियम होगा, सोडियम विलायक होगा। और जो मरकरी है बच्चों वो विलय होता है। ठीक है ना, मरकरी है वो विलय है। इसके बाद में देखिए 10 ग्राम NaOH को 75 ग्राम 10 ग्राम NaOH को 750 ml में घोलकर विलयन बनाने पर बनने वाले विलयन की मोलरता ज्ञात करनी है बच्चों आपको। ठीक है ना, तो जो मोलरता होती है बच्चों उसको अपन M से लिखते हैं और यहाँ लिखेंगे WB/MB और यहाँ लिखेंगे अपन V/ml और यहाँ पे 1000 आएगा। ठीक है, तो इसके अंदर आप वैल्यू पुट कीजिए। WB कितना 10 है, इसके बाद में MB कितना रहेगा 40 रहेगा, VML 750 रहेगा। क्लियर, यहाँ पे 1000 कीजिए। अब इसको सोल्व करना है आपको, अब इसको सोल्व करना है। 1 0 से 1 0 25 75 हो गए, 25 चौक 100 हो गए, 1 0 से 1 0 4 से 4 गया। अरे अच्छा 1/3 है, तो 1/3 का मतलब 0.333 ऐसे करके कुछ आएगा ना। ये लो, तो क्या रहेगा 0.33 मोल प्रति लीटर रहने वाला है इसका आंसर। ठीक है ना, 0.33 मोल प्रति लीटर रहने वाला है। पोल नहीं बेटा, पोल नहीं अभी। ठीक है ना, समय पोल नहीं, पोल का समय है नहीं अभी। विलयन जिसमें विलय पदार्थ को और अधिक मात्रा में घोला जा सकता है बच्चों, क्या कहलाता है वो? और अधिक घोला जा सकता है, असंतृप्त विलयन कहलाता है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। संतृप्त विलयन के लिए जो KSP विलयता गुणनफल होता है बच्चों, वो आयनों की सांद्रता के गुणनफल के बराबर होता है। विलयन में विलय के कणों का आकार कितना होता है? 10⁻⁷ से 10⁻8 सेंटीमीटर होता है। इसके बाद में मिश्र धातु पीतल है बच्चों, ये जिंक और तांबे से मिलकर बनी होती है। जर्मन सिल्वर कॉपर जिंक और निकिल से बना होता है। कांसा वो तांबे और टिन से मिलकर बना होता है। किसी गैस की विलयता एक प्रक्रिया है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। ठीक है, अतः ताप बढ़ाने पर विलयता घटती है बच्चों। ठीक है, वे विलयन जो सभी ताप एवं सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। कैसे विलयन है? वो आदर्श विलयन कहलाते हैं। विलयन के वे गुण जो उसमें उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं बच्चों, अणुसंख्या गुणधर्म कहलाते हैं। किसी विलायक में अवाष्पशील विलय की कुछ मात्रा मिलाने से क्वथनांक में वृद्धि होती है, क्वथनांक में वृद्धि होती है। इसके बाद किसी विलायक में अवाष्पशील विलय की कुछ मात्रा मिलाने से हिमांक में कमी आती है। अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलायक के कण गुजर जाएंगे लेकिन विलय के कण नहीं गुजर पाएंगे। ठीक है, पेयजल के शुद्धिकरण में प्रतिलोम प्राशन विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और इस विधि का उपयोग समुद्री जो लवणीय जल होता है उसको पीने योग्य बनाया जाता है इस विधि के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, मोल अंश ज्ञात करने का सूत्र बच्चों। जो मोल अंश होता है मोल अंश होता है उसको x से लिखा जाता है। ठीक है ना, तो कोई भी अवयव है उसका मतलब जैसे मैं Na इसके मोल और टोटल मोल Na प्लस में Nb। ठीक है, मैं अवयव A है उसके मोल अंश की बात कर रहा हूँ, और अवयव B है उसका अगर मोल अंश निकालेंगे तो Nb नीचे आएगा, Na प्लस में Nb आएगा। अब मेरी बात सुनना बच्चों, ये एक विलयन है
और इस विलयन में ए और बी दो अवयव घुले हुए हैं बच्चों, और इनके ये मोल अंश है स्टूडेंट्स। ठीक है, बेंजीन में एथेनोइक अम्ल के लिए वान टॉप गुणांक का मान क्या होगा बच्चों? देखिए एथेनोइक अम्ल के अंदर वान टॉप गुणांक का मान 0.5 रहेगा। ठीक है, इसके अंदर संगुणन होता है, इसके अंदर संगुणन होता है। ठीक है, हिमांक अवनमन विधि से विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने का सूत्र बच्चों, मेरी बात सुन लेना। देखिए हिमांक का अवनमन होगा डेल टी एफ, हिमांक का अवनमन डेल टी एफ इज इक्वल टू एम के एफ इंटू एम, के एफ इंटू एम, एम है मोललता है। ठीक है ना, तो डेल टी एफ बराबर के एफ, मोललता होगी डब्ल्यू बी बटे एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू ग्राम, यहाँ आएगा 1000। ठीक है, अब इसके अंदर आपको क्या करना है बच्चों, देखिए क्या बोल रहा है, मोलर द्रव्यमान, ये है मोलर द्रव्यमान, ये ज्ञात करना है आपको, यहाँ से ये ज्ञात करना है, ये इसी का, इसको आप कर लीजिए, ऐसे लिख दीजिए ना, एम बी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000, और इसके बटे में आ जाएगा डेल टी एफ इंटू डब्ल्यू ए इंटू ग्राम, ये लो। ठीक है ना, इसके बटे में आ जाएगा, सिंपल है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है बच्चा। इसके बाद देखिए आगे, कच्चे आम को सांद्र लवणीय विलयन में रखे जाने पर क्या होता है, कच्चा आम बाह्य प्रासरण के कारण सिकुड़ जाता है, बाह्य प्रासरण के कारण सिकुड़ जाता है। अगला क्वेश्चन, ओए होए होए, आपके लिए बेहतरीन ऑफर, शानदार ऑफर है बच्चों, देखना। क्लास 6 to 12 है, क्लास 6 to 12 है के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर अप टू 90% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, प्लस में अर्ली बर्ड ऑफर है बच्चों। अब आप बोलोगे कि सर ये अर्ली बर्ड ऑफर क्या है, तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर प्राइम बैच वाले जो स्टूडेंट हैं उनको फ्री ऑल इन वन नोट्स दिए जाएंगे और फ्री मॉडल पेपर दिए जाएंगे बच्चों। ठीक है, निश्चय बैच 2027 क्लास 11-12 साइंस स्ट्रीम, जो स्टैंडर्ड बैच के बच्चे होंगे, स्टैंडर्ड बैच के जो स्टूडेंट्स होंगे, उनको 15,000 रुपये का जो कोर्स है स्टूडेंट्स, वो मात्र 3,200 रुपये में प्रोवाइड करवाया जा रहा है। और प्राइम बैच के जो स्टूडेंट हैं उनको 20,000 रुपये का जो कोर्स है बच्चों, वो मात्र 6,000 रुपये में प्रोवाइड करवाया जा रहा है। और ये जो ऑफ़र है ये सीमित समय के लिए है, लिमिटेड टाइम के लिए है, और ये जो ऑफ़र रहने वाला है स्टूडेंट्स, ये 5 मार्च तक रहने वाला है। तो इस ऑफ़र का आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स लाभ उठाएं और अपने साथियों को भी शेयर करें बच्चों, और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बनाएं। रुधिर में ऑक्सीजन की कम सांद्रता से पर्वतारोही रोही कमजोर हो जाते हैं ना, ये कमजोर हो जाते हैं, मैं लिख देना, हो जाते हैं, स्पष्ट सोच नहीं पाते। इस विशिष्ट दशा को क्या कहते हैं बच्चों, इस विशिष्ट दशा को एनोक्सिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एनोक्सिया बोला जाता है। ठीक है ना, और इस स्थिति का कारण स्पष्ट कीजिए। मैराथन क्लास के अंदर मैंने 12 घंटे की जो क्लास थी, 11 घंटे 49 मिनट की, उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझा है। और इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि ऊंचाई के ऊपर ऑक्सीजन का जो लेवल होता है, ऑक्सीजन की जो सांद्रता होती है वो कम होती है। तो जब हम ऊंचाई के ऊपर जाएंगे हम अच्छे से सांस में ऑक्सीजन ले नहीं पाएंगे, जो हम श्वसन क्रिया है उसमें हम ऑक्सीजन ले नहीं पाएंगे, जिससे हमारे मस्तिष्क में, हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल है वो घट जाता है, जिससे हमारे सोचने समझने की जो क्षमता है बच्चों वो कम हो जाती है, हम अच्छे से सोच नहीं पाते। ये जो विशिष्ट दशा होती है बच्चों, इसी को अपन एनोक्सिया बोलते हैं। क्लोरोफॉर्म एसीटोन के विलयन द्वारा राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने का कारण समझाना है। क्लोरोफॉर्म एसीटोन के मिश्रण में अंतराण्विक हाइड्रोजन बंधन होने के कारण विलय विलायक आकर्षण या विलायक आकर्षण से अधिक हो जाता है, अतः यह मिश्रण राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। NaBr की सीमित मोलर तनुता पर चालकता बच्चों, देखिए NaBr, तो इसके अंदर अपने को क्या करना होगा, एक K से K कैंसिल हो गया, Cl से Cl, NaBr ये आएगा बच्चों, NaBr। ठीक है ना, इसका करेक्ट आंसर बी रहने वाला है। ठीक है, अनंत तनुता पर बच्चों देखिए मैराथन क्लास के अंदर मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब यहाँ मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सीधा मैं आपको आंसर बताऊंगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो क्या रहेगा बच्चों,
ए रहेगा। ठीक है, इसके बाद में फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम के अनुसार बच्चों देखिए क्यू समानुपाती ये रहेगा, डब्ल्यू समानुपाती क्यू रहेगा। जितना ज़्यादा आवेश होगा इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा उतनी ही ज़्यादा रहेगी। वह उपकरण जिसमें हाइड्रोजन मीथेन जैसे ईंधनों की दहन ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है कहलाता है ईंधन सेल कहलाता है। क्या कहलाता है? ईंधन सेल कहलाता है। इसके बाद में चालकता एवं प्रतिरोध में क्या संबंध है? चालकता एवं प्रतिरोध में ये चालकता इज इक्वल टू 1/ρ, यानी चालकता है वो क्या है? प्रतिरोध का व्युत्क्रम है। सेल स्थिरांक की इकाई क्या होती है बच्चों? सेंटीमीटर इनवर्स होती है। सेल स्थिरांक की इकाई क्या होती है? सेंटीमीटर इनवर्स होती है। निम्न में से कौन सा द्वितीयक सेल कहलाता है बच्चों? कौन सा द्वितीयक सेल है? सीसा संचायक सेल, वो सेकेंडरी सेल है। इसके बाद में तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकत्व घटता है बच्चों। विशिष्ट चालकत्व घटता है। एक फैराडे आवेश 1 मोल इलेक्ट्रॉनों का आवेश होता है। जंग का सूत्र Fe2O3 × XH2 होता है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रोड बना होता है प्लेटिनम का बना होता है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर 96,500 कूलाम आवेश होता है। 96,500 कूलाम आवेश होता है। इसके बाद में संदर्भ इलेक्ट्रोड का उदाहरण क्या? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड संदर्भ इलेक्ट्रोड का उदाहरण है। लवण सेतु में बच्चों KCl 11 गार जेल भरा रहता है। ठीक है ना। आप बोल रहे हो कि सर इतना फास्ट, बेटा देखिए अभी इस समय स्लो का नहीं, अपन धीरे नहीं चल सकते इस समय। ठीक है ना, इस समय हम धीरे नहीं चल सकते। आगे चले। फैराडे के विद्युत अपघटन के द्वितीय नियम को लिखना है। तो इसके अंदर सेकंड नियम क्या है? विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयनों में समान विद्युत धारा समान समय तक प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हुए भिन्न भिन्न पदार्थों की मात्राएं उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती हैं। ये याद रखना है। और ये क्या है बच्चों? इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित पदार्थों की मात्रा है और E1 और E2 क्या है? उनके तुल्यांकी भार है। इसके बाद में कम सुनाई देने वाले व्यक्तियों के श्रवण यंत्र के लिए किस प्रकार का सेल प्रयुक्त किया जाता है? वो मरकरी सेल प्रयुक्त किया जाता है बच्चों। कौन सा सेल? मरकरी सेल प्रयुक्त किया जाता है। कॉपर सल्फेट के विलयन को 1.5 एम्पियर की धारा से 20 मिनट तक विद्युत अपघटन किया गया। कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान, बच्चों देखिए कैथोड है, इसके ऊपर जो रिएक्शन होगी पहले वो लिखिए आप। जो कैथोड है इसके ऊपर होने वाली जो अभिक्रिया है वो लिखनी है आपको। तो कैथोड के ऊपर Cu2+ है, प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन है, अपचयन होगा और ये Cu में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मेरी बात सुनना बच्चों, देखिए यहाँ पे 2 गुणा 96,500 कूलाम आवेश से कॉपर की 63 ग्राम मात्रा प्राप्त हो रही है। ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पे देखिए आपको आवेश Q = I × T होगा। तो Q = क्या रहेगा? I का मान 1.5 है इंटू 20 × 60 है। मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे, यहाँ 10 आ जाएगा। तो 1 0 से 1 0 होगी, 15 दूनी 30 गुणा 60, 6 तिया 18, 1800 आएगा ना। तो आपको लिखना है 63/2 गुणा 96,500 गुणा 1800, इसको कैलकुलेट करना है बच्चों। ठीक है ना, ये ग्राम में आएगा, इसको कैलकुलेट करना है आपको। क्लियर है यहाँ तक? इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नोट की
आगे चलें, इसके बाद देखना ये हो गया, सोल्व कर लेना इसको। तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकत्व घटता है जबकि मोलर चालकता बढ़ती है। समझाना बच्चों, देखिए मोलर मात्रा में लिए गए विद्युत अपघट्टे विलयन के तनुकरण से अपघट्टे का वियोजन बढ़ता है, जिससे विलयन में आयनों की संख्या बढ़ती है और विलयन की मोलर चालकता भी बढ़ती है। तनुकरण से आयनों की संख्या बढ़ती है परंतु विलयन का आयतन बहुत अधिक बढ़ जाता, अधिक क्या है ये नहीं है, जिससे 1 घन सेंटीमीटर विलयन में आयनों की संख्या घटती है और विशिष्ट चालकत्व घट जाता है बच्चों। ठीक है। एक विद्युत रासायनिक सेल 2 इलेक्ट्रोड हैं बच्चों। अब इसके अंदर आपको एनोड, कैथोड, मानक सेल विभव और सेल आरेख निरूपित करना है। तो सुनना, देखिए एनोड का काम कौन करेगा इसमें, जिंक, ठीक है। और कैथोड का काम कौन करेगा बच्चों इसमें, सिल्वर, Ag, क्लियर है। और इसके बाद में इसका सेल विभव निकालना है आपको, ठीक है, और सेल आरेख निरूपित करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन अपनी महामैराथन क्लास में हो चुका है प्यारे बच्चों, और वहाँ पे इसको देख लीजिए। आपको कुछ नहीं करना, सेल विभव में क्या करना है, ई नोट सेल बराबर ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। ठीक है, तो कैथोड की वैल्यू लिख दीजिए और एनोड की वैल्यू लिख दीजिए और इसको सोल्व कर लीजिए बच्चों। ठीक है ना। और सेल आरेख में आप क्या लिखोगे, इधर आप एनोड लिखोगे और इधर आप कैथोड लिखोगे। ठीक है, इन दोनों के बीच में डबल लाइन रहेगी, इनके बीच में इधर धातु और इधर आयन, इधर धातु इधर आयन, इस प्रकार से लिखना है बच्चों इसको। ठीक है। कैडमियम निकल संचयक सेल में एनोड पर होने वाली अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण बच्चों, ये रहा आपके सामने रासायनिक समीकरण, क्लियर है। ठीक है। शुष्क सेल के उपयोग के दौरान एनोड एवं कैथोड पर होने वाली अभिक्रियाओं के समीकरण लिखने। तो देखिए बच्चों, शुष्क सेल में जो एनोड के ऊपर अभिक्रिया हो रही है उसके अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा है और कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है बच्चों। ठीक है ना, कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बच्चों, देखिए अपने चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिए। जिन बच्चों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर दीजिए, और अपनी इस क्लास को है ना फटाफट अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिए स्टूडेंट्स। ठीक है। अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया दर व्यक्त नहीं करता, तो कौन सा नहीं करता, ये नहीं कर रहा है ना, क्यों, क्योंकि देखिए उत्पादों के पहले जो रस समीकरण मिति गुणांक है उनको जब बटे में लिखते हैं तो उनके पहले अपन माइनस नहीं लगाते, प्लस लगाते हैं। ठीक है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन, एक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक आर उत्पाद में परिवर्तित होता है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का अनुसरण करता है। आर की सांद्रता को 4 गुना कर दिया जाए तो द्वितीय 4 चौक 16 गुना हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा, 16 गुना बढ़ जाएगा। अभिक्रिया x प्लस वाई जेड के लिए दर समीकरण क्या होगा यदि अभिक्रिया की कोटि शून्य है बच्चों। तो दर समीकरण क्या होगा, अभिक्रिया की कोटि यदि शून्य है, के लिए दर समीकरण क्या होगा यदि अभिक्रिया की कोटि शून्य है। अभिक्रिया की कोटि शून्य है ना, तो दर समीकरण क्या होगा, अच्छा दर इज इक्वल टू के, यही तो है। एक मिनट चेक कर ले अपन, अभिक्रिया की कोटि शून्य है तो K इज इक्वल टू मोल प्रति लीटर सेकंड इनवर्स है, 1 माइनस n होगा तो 0 हो जाएगा, मोल प्रति लीटर रहेगा। तो दर किसके बराबर रहेगी, K के बराबर रहेगी बच्चों। ठीक है ना, दर बराबर, दर किसके बराबर, एक बार कमेंट बॉक्स में आंसर दो इसका, जल्दी कीजिए बच्चों, फिर अपन आगे चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल स्टूडेंट्स, सही है आपका आंसर, एकदम करेक्ट। ठीक है, यही रहेगा, दर इज इक्वल टू के, क्योंकि इसके अंदर आप ऐसे लिखोगे, रेट है ना, दर इज इक्वल टू के, यहाँ पे जो अभिकारक है इसकी घात शून्य लगाओगे तो इसका मान 1 रह जाएगा, तो दर इज इक्वल टू के इंटू 1। ठीक है ना, तो दर बराबर क्या आएगा, के आएगा बच्चों। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद आगे देखना, एक अभिक्रिया लिखी गई है, अभिक्रिया की दर
27 गुना हो जाती है, तो X की सांद्रता 3 गुना बढ़ जाती है। अभिक्रिया की कोटि कौन सी होगी? तर्तेक होगी बच्चों। 3 का 3 बार गुणा करेंगे तब जाके 27 आएगा। ठीक है, इसके बाद दर और दर स्थिरांक की इकाई समान, दर और दर स्थिरांक की इकाई समान शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होगी? मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड रहेगी। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड रहेगी। इसके बाद में एक प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्धायु दी गई है, तो इसका वेग स्थिरांक क्या होगा? देखिए K इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी ऑफ K इज इक्वल टू ये रहेगा 0.693, इसके बटे में रहेगा 69.3, ऊपर 10 नीचे 1000 आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0, 10 की घात माइनस का 2 आएगा बच्चा। क्या आएगा? 10 की घात माइनस का 2 सेकेंड इनवर्स आएगा। ये बच्चों देखिए एथिल एसीटेट है, एथिल एसीटेट है, ये जल है, और ये क्या बना रहा है? एथेनोइक अम्ल बना रहा है और एथेनॉल बना रहा है। ठीक है, कि अभिक्रिया की कोटि तथा अणु संकेता। बच्चों देखिए अभिक्रिया की कोटि तो है, ये एक आणुक अभिक्रिया की कोटि है और इसके अंदर अणु संकेता 2 है, इसका आंसर बी रहेगा। इसको अपन है ना छद्म कोटि की अभिक्रिया बोलते हैं, इसको छद्म कोटि की अभिक्रिया, छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया बच्चों। इसके बाद आगे देखिए, क्षारीय माध्यम में एस्टर का जल अपघटन कोटि कौन सी कोटि की अभिक्रिया है? छद्म एकाणुक प्रथम कोटि की अभिक्रिया बच्चों। टंगस्टन के पृष्ठ पर NH3 का, ये 3 नीचे लिख देना, का विघटन कौन सी कोटि की अभिक्रिया है बच्चों? शून्य कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है। अभिक्रिया की सांद्रता में वृद्धि करने से टक्कर आवर्ती में होती है, वृद्धि होती है। ठीक है ना, क्या होगी? वृद्धि होगी। इसके बाद उत्प्रेरक वह पदार्थ जो साम्यावस्था प्राप्त करने के समय को क्या कर देता है? कम कर देता है। यदि किसी अभिक्रिया के लिए सेकेंडन ऊर्जा बहुत अधिक है तो सामान्यतः अभिक्रिया क्या होगी? धीमी होगी, सामान्यतः अभिक्रिया धीमी होगी। इसके बाद में आर्यनियस जो समीकरण अभिक्रिया के वेग पर के प्रभाव को दर्शाता है। आर्यनियस समीकरण अभिक्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव को दर्शाता है बच्चों। ठीक है, और ये जो आर्यनियस समीकरण एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखना स्टूडेंट। आगे चले भाई। इसके बाद देखना आप, ये आर्यनियस समीकरण है, इसके अंदर बच्चों देखिए जो ये लिखा है एक्टिवेशन एनर्जी बोलेंगे इसको, सेकिरण ऊर्जा बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे इसको? सेकिरण ऊर्जा बोलेंगे स्टूडेंट्स। इसके बाद में वेग स्थिरांक की कई अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करती है। प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायु काल क्रिया कारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। दर्शाई कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय 90% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगने वाले समय से दुगुना है। महाभारत 10 क्लास में मैंने बहुत अच्छे से करवाए थे क्वेश्चन, ठीक है ना, वहां से देख लेना बच्चों। और अभी मैं इसमें ज़्यादा समय लग जाएगा, इसमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा बच्चों, इसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। कर लोगे? एक बार कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से बता दो। ऐसा क्वेश्चन मैंने 2-3 क्वेश्चन करवाए थे और बहुत अच्छे से करवाए थे, और मैंने आपसे ये भी पूछा था कि बेटा समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है ना, जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। एथिल एसीटेट के जल अपघटन का उदाहरण लेकर छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया को समझाना बच्चों। ये क्वेश्चन आ चुका है पीछे, ये रहा देखिए आपके सामने। छद्म एकाणुक प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया है ये आ चुकी है। छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, आ चुकी है, मैं बता रहा हूँ, देखना 1 मिनट। अभी आई थी बच्चों आपके सामने,
कहाँ निकल गई, देख रहा हूँ, ये रही, ये देखिए, ये अभिक्रिया की छदम एकाणुक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का, तो यहाँ पे इसको मेंशन कर देना, सेम डिटो यही क्वेश्चन है, सेम यही क्वेश्चन है। एथिल एसीटेट के जलावघटन का उदाहरण लेकर छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया को आपको समझाना है। ऊर्जा व अभिक्रिया निर्देशांक के मध्य आलेख का चित्र बनाकर सेकेंड हैंड ऊर्जा पर उत्प्रेरक के प्रभाव को समझाना है। बच्चों कुछ भी नहीं करना, सिंपल ये डायग्राम दिख रहा है आपको, और आपको एक लाइन लिखनी है, आपको एक लाइन लिखनी है, और आपको लिखना है कि उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक उत्प्रेरक सेकेंड हैंड ऊर्जा के मान को, देखिए उत्प्रेरक के बिना सेकेंड हैंड ऊर्जा और उत्प्रेरक द्वारा सेकेंड हैंड ऊर्जा, तो उत्प्रेरक सेकेंड हैंड ऊर्जा के मान को कम करके अभिकारकों से उत्पाद बनाने की दर को बढ़ाता है। सिंपल बात है, ठीक है ना। इसके बाद में आगे देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में के ताप में 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि की जाए तो वेग स्थिरांक कितनी वृद्धि होगी, 2 गुनी वृद्धि हो जाएगी। कितनी, 2 गुनी वृद्धि हो जाएगी। इसमें भी आप ये लिखना है बच्चों, देखिए इसमें भी आपको ये लिखना है, देखिए ताप में 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करने पर सिंपल बात ये देखिए, वृद्धि करने पर, ताप में 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करने पर अभिकारकों से उत्पाद बनाने की दर बढ़ जाती है, लगभग 2 गुनी, लगभग 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। क्लियर बच्चों, लगभग 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। इसके बाद में देखिए 3D धातु आयन अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं, क्योंकि देखिए इनमें एक या अधिक अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक या अधिक डी इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होते हैं बच्चों इनमें, ठीक है। इनमें एक या अधिक डी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। इसके बाद में क्रोमियम की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्लस की 6 रहेगी बच्चों। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम कितनी रहेगी, प्लस का 6 रहेगी। इसके बाद आगे देखिए, संक्रमण तत्वों के लिए कौन सा तत्व है, कौन सा कथन सत्य है बच्चों, कौन सा कथन सत्य, वे परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसकी आयनिक त्रिज्या अधिकतम है बच्चों, किसकी आयनिक त्रिज्या अधिकतम रहेगी, तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, इसकी रहेगी बच्चों आयनिक त्रिज्या अधिकतम Cr3+ की रहने वाली है। इसके बाद में देखना आगे, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना बच्चों, तो क्रोमियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, क्रोमियम 24 नंबर पे आता है, ये लिखा भी है, तो Cr24, यहाँ आएगा आर्गन 3d5 4s1 रहेगा बच्चों, 3d5 4s1 रहेगा, 18 19 20 और 4 24 ये रहेगा बच्चों इसके, ठीक है। इसके बाद में आगे देखिए, एक पैरा यूरेनियम तत्व का नाम है वो प्रतीक लिखना है, तो देखिए यूरेनियम के बाद में आने वाले तत्व पैरा यूरेनियम तत्व कहलाते हैं, ठीक है। आप लिख लीजिए, यूरेनियम के बाद आने वाले तत्वों को पैरा यूरेनियम तत्व कहते हैं, पैरा यूरेनियम तत्व कहते हैं। क्लियर यहाँ तक। इसके बाद यहाँ तक क्लियर है ना स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके बाद देखना आगे, लेंथेनाइडों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था लिखिए बच्चों, लेंथेनाइडों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है। अगला क्वेश्चन, एक्टिनाइड का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है बच्चों, एक्टिनाइड का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये आपके सामने है
प्रथम संक्रमण श्रेणी में कौन सी धातु +1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है? कॉपर, Cu है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन 3d10 4s1 रहता है। तो ये Cu+1 कंडीशन में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी होता है, ये 3d10 बना देता है, ये स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इसका। इसके बाद में मिस धातु के निर्माण में प्रयुक्त 2 लेंथेनाइड तत्वों के नाम बताने हैं बच्चों। तो 2 लेंथेनाइड तत्व देखिए, मिस धातु में लेंथेनाइड तत्व लोहे से बनाई जाती है, जिसमें लेंथेनाइड तत्व सीरियम, नियोडाइमियम और लेंथेनम का प्रयोग किया जाता है। +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने वाले किसी एक लेंथेनाइड का नाम बताना है बच्चों, ठीक है। तो सीरियम +4 परमाणु क्रमांक 58 +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है बच्चों ये, ठीक है। इसके बाद में एक्टेनाइड के उपयोग, एक्टेनाइड के उपयोग देख लीजिए। थोरियम का उपयोग नाभिक के ईंधन के रूप में किया जाता है। थोरियम ऑक्साइड का उपयोग चमकने वाले गैस मेंटल के निर्माण में किया जाता है। इन मेंटल का निर्माण थोरियम नाइट्रेट व सीरियम नाइट्रेट के मिश्रण के विलयन में रेशम के धागों को डुबोकर किया जाता है। इसके बाद में जो यूरेनियम है, यूरेनियम का उपयोग परमाणु रिएक्टर में नाभिक के ईंधन के रूप में किया जाता है। यूरेनियम के लवण कांच को हरा कर हरा रंग प्रदान करता है। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में समानता के बिंदु बच्चों देखिए, दोनों प्रमुख रूप से +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। दूसरा पॉइंट, दोनों ही विद्युत धनी होते हैं एवं प्रबल अपचायक की भांति कार्य करते हैं। दोनों के ही धनायन जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अनुचुंबकीय प्रकृति की होते हैं, अनुचुंबकीय की भांति कार्य करते हैं। इसके बाद में दोनों के अधिकांश धनायन रंगीन होते हैं। दोनों ही लेंथेनाइड संकुचन एवं एक्टिनाइड संकुचन प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद में लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में अंतर के बिंदु बच्चों देखिए, इनमें अंतर, लेंथेनाइड सर्वाधिक सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 के अलावा +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं। सर्वाधिक सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 के अलावा +4, +5, +6 भी दर्शाते हैं। इनमें डिफरेंस है ये, ठीक है। संकर यौगिक बनाने की बहुत कम प्रवृत्ति पाई जाती है, संकर यौगिक बनाने की बहुत प्रबल प्रवृत्ति पाई जाती है। लेंथेनाइड प्रोमीथियम के अलावा ये सभी अरेडियो सक्रिय होते हैं, ये रेडियो सक्रिय होते हैं। इनके चुंबकीय गुणों को आसानी से समझाया जा सकता है, इनके चुंबकीय गुणों को आसानी से समझाया नहीं जा सकता है। ये ऑक्सोधनायन नहीं बनाते हैं और ये ऑक्सोधनायन बनाते हैं, जिनके एग्जाम्पल नीचे लिखे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संलग्नी लिगेंड किलेट बनाता है? ऑक्जिलेट आयन बनाएगा, ऑक्जिलेटो आयन है वो किलेट बनाएगा। ये है बच्चों एक कंपाउंड से धातु की सहसंयोजक संख्या क्या होगी? तो 4 और 2 6 रहेगी। इसमें कितनी रहेगी? 6 रहने वाली है। इसके बाद में द्विदंती लिगेंड एथिलीन डाई एमीन है बच्चों, कौन सा है? एथिलीन डाई एमीन है। इसके बाद में इसमें षडदंतु लिगेंड कौन सा है? एथिलीन डाई एमीन टेट्राइसिटेट आयन है, एथिलीन डाई एमीन टेट्राइसिटेट आयन है। वीबीटी के आधार पर NiCN की होल 4 आयन की निम्न चक्रण जटिल आयन बनाता है, समझिए बच्चों। तो इसके अंदर कुछ नहीं है, देखिए ये प्रबल लिगेंड है, सुन लेना, प्रबल लिगेंड है और इस कारण इसमें इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा। और इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स देखिए, जैसे ये है, मेरी बात सुनना गौर से, जैसे NiCN ये निकिल है और ये 2+ कंडीशन में रहेगा, तो यहाँ पे आर्गन 3d8 रहेगा, ठीक है ना। 28 नंबर पे आता है निकिल। अब इसके अंदर आप देखिए 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे S रहेगा और यहाँ पे P रहेगा। ये रहेगा 3d, ये रहेगा 4s, ये रहेगा 4p। अब इसके अंदर क्या होता है सुनना गौर से। एक CN इधर आएगा, एक CN इधर आएगा, एक CN इधर आएगा और एक CN इधर आएगा। ये 2-2 इलेक्ट्रॉन इनको दे देंगे बच्चों, ये 2-2 इलेक्ट्रॉन इनको दे देंगे और इनके साथ संबंध यानी कि बॉन्ड बना लेंगे, उपसंयोजक बंध बना लेंगे, ठीक है। और इसके अंदर संकरण रहेगा DsP2 संकरण रहेगा। अब इसके अंदर पहले वाला D कक्षक भाग ले रहा है संकरण में पहले वाला D कक्षक भाग ले रहा है, इसलिए इसको अपन बोलेंगे बच्चों निम्न चक्रण संकुल जटिल आयन बनाएगा।
अगर आगे वाला डी भाग लेता संकरण में तो अपन उसको उच्च संकरण संकुल बोलते। क्लियर हो गया? ठीक है, देखिए इसमें बाकायदा लिखा भी है इसमें निकेल का ऑक्सीकरण अंक +2 है, उपसंयोजक संख्या 4, ठीक है, 2+ का विन्यास ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब इसके अंदर क्या है बच्चों, देखिए ये प्रबल लिगेंड है, इसके कारण युग्मन हो रहा है, DsP2 संकरण आ गया इसमें। अपन ने भी तो DsP2 ही तो लिखा है, DsP2 संकरण इसमें, ठीक है, अतः निम्न चक्रण संकुल बना रहा है, सिंपल सी बात है। इसके बाद में देखना आगे, प्रथम संक्रमण धातु आयनों के रंग एवं जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति के कारण को समझना है। शंकुल आयनों में उपस्थित केंद्रीय धनायन में उपस्थित अयुग्मित दृश्य प्रकाश से ऊर्जा अवशोषित कर डी संक्रमण से उच्च डी कक्षकों में चला जाता है। यह पुनः ऊर्जा रंग के रूप में पूरक रंग उत्सर्जित होकर रंग प्रदान करता है। किसी धनायन का जटिल आयन बनाने की प्रवृत्ति निम्न कारणों पर निर्भर करती है। धनायन का आकार अत्यधिक छोटा होना चाहिए, धनायन पर आवेश की संख्या उच्च होनी चाहिए, धनायन में रिक्त डी कक्षक उपस्थित होने चाहिए। बिल्कुल मैं समझता हूँ स्टूडेंट्स कि आपके कमेंट्स मैं पढ़ नहीं पा रहा अभी, क्यों? क्योंकि अगर मैं आपके कमेंट्स पढ़ने लग जाऊंगा बच्चा तो अपना एग्जाम, समझ रहे हो, तो अपने को एग्जाम की दृष्टि से देखते हुए मैं थोड़ा सा फास्टली चल रहा हूँ, उसके लिए मैं समय याचना चाहूंगा। इसके बाद देखना आगे, आगे चले भाई देखिए ये एक कंपाउंड दिया गया है, एक संकुल यौगिक दिया गया है, बैंगनी रंग की व्याख्या कृष्ण क्षेत्र सिद्धांत के आधार पर करनी है बच्चों। इसके अंदर क्या होता है देखिए, जो जैसे मेरी बात सुनना ध्यान से, गौर से देखना बच्चों मैं क्या कह रहा हूँ। इसको समझने की कोशिश करना। जैसे ये इसके अंदर ये डी 1 2 3 4 5 ये डी कक्षक है, और बच्चों देखिए डी कक्षक ये 2 भागों में डिवाइड होता है। क्यों होता है? क्योंकि देखिए जो लिगेंड होते हैं उन पे नेगेटिव चार्ज रहता है, ठीक है, और जो धातु होती है बच्चों उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके बीच में रिपल्सन होता है, प्रतिकर्षण होता है, तो ये 2 भागों में बढ़ जाएगा। ये देखिए इजी कक्षक होता है, ये T2G कक्षक होता है, ठीक है ना, ये इजी कक्षक होगा और ये T2G कक्षक होगा। अब मेरी बात सुनना बच्चों, जैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन निकालेंगे तो मान के चलिए इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इसमें एक इलेक्ट्रॉन ही आएगा, तो जैसे ही देखिए ये यानी प्रकाश का अवशोषण करेगा, अवशोषण करके उत्तेजित अवस्था में यहाँ जाएगा, लेकिन ये जो अवस्था है ये अस्थायी अवस्था है, यहाँ स्टेबल नहीं रहेगा, तो ये क्या करेगा, ये वापस फिर नीचे आएगा। जब ये वापस नीचे आता है तो जिस प्रकाश के रंग का ये अवशोषण करता है उसका पूरक रंग हमें दिखाई देता है बच्चों, इसलिए ये बैंगनी रंग का दिखेगा हमें। क्लियर? देखना इसमें देखिए गौर से, यह संकुल आयन दृश्य प्रकाश क्षेत्र से डेल नोट के मान के बराबर यानी 5000 एंगस्ट्रॉम ऊर्जा का अवशोषण करता है। 5000 एंगस्ट्रॉम ऊर्जा है बच्चों, इसका अवशोषण करता है, ठीक है ना, 5000 एंगस्ट्रॉम ऊर्जा का अवशोषण करता है। तो इसमें क्या होता है बच्चों, ये जो इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है यहाँ पे,
ये जो इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है गौर से देखिए, ये क्या करता है, यहाँ से उठ के इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया। लेकिन जब ये वापस इस अपनी निम्न अवस्था में आता है, वापस अपनी निम्न अवस्था में आता है, तो बच्चों देखिए ये T2G कक्ष से Eg में चला जाएगा और Eg से वापस T2G कक्ष में आता है। तो बच्चों ये जिस रंग के प्रकाश के इसने अवशोषण किया उसका पूरक रंग हमें दिखाई देता है। क्लियर। T2G के एक इलेक्ट्रॉन को Eg कक्षक में उत्तेजित कर देता है, अतः संकुल का रंग बैंगनी दिखाई देता है। अतः बैंगनी रंग का कारण T2G इलेक्ट्रॉन का Eg में dd संक्रमण है, dd संक्रमण है स्टूडेंट्स। ठीक है। इसके बाद उपसंयोजन यौगिकों के क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की 2 सीमाएं लिखिए। ये 2 सीमाएं आपके सामने। यह सिद्धांत केवल डी कक्षकों पर विचार करता है। यह सिद्धांत लिगेंडों की अपेक्षिक शक्ति का स्पष्टीकरण नहीं करता है। एक एरोमेटिक हैलोजन यौगिक के साथ एक एल्किल हैलाइड्स की क्रिया सोडियम ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है। देखिए एल्किल हैलाइड्स की क्रिया एरोमेटिक, तो ये रहेगी बच्चों वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया रहेगी। DDT का पूरा नाम ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। ठीक है। CHF2Cl का फ्रियोन पद्धति में नाम ये है CHF2Cl का नाम फ्रियोन 22 है बच्चों, फ्रियोन 22 है। ठीक है। इसके बाद में ल्यूकास अभिकर्मक का रासायनिक संगठन, तो ल्यूकास अभिकर्मक वो एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड और कंसंट्रेट यानी कि सांद्र HCl होता है, सांद्र HCl होता है। बीटा विलोपन को समझाना है। देखिए हेलो एल्केन की क्रिया KOH से कराने पर अल्फा कार्बन से हेलोजन एवं बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। मेरी बात सुने, देखिए हेलो एल्केन, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सुन लेना ध्यान से, CH3 CH2Cl ये हेलो एल्केन है की क्रिया KOH से कराने पर अल्फा कार्बन से हेलोजन तथा बीटा कार्बन से हाइड्रोजन। अब मेरी बात सुने, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, CH3 CH2 लिखो यहाँ पे, CH2 यहाँ पे Cl लिखो और CH2 CH3 CH2 Cl। ठीक है। तो अल्फा हो गया, इसको मैं नीचे लिखता हूँ Cl को, CH2 Cl और यहाँ पे मैं H लिखता हूँ। अब मेरी बात सुनना बच्चों, देखिए इसमें क्या होता है कि ये जो कार्बन है इसको अल्फा कार्बन बोलेंगे, ये कार्बन इसको बीटा कार्बन बोलेंगे। और इसके अंदर क्या होता है बच्चों, देखिए अल्फा कार्बन से हेलोजन है और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटेगा तो -HCl हट जाएगा और ये क्या बना देगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बना देगा। लेकिन किसकी प्रेजेंसी में, KOH एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंसी में बना देगा स्टूडेंट्स। ये क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद आराम से देख लीजिए, आराम से देखिए, जल्दी से देख लीजिए इसको। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, जल्दी कीजिए स्टूडेंट्स। देखिए बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है और एल्किन बनती है। यह क्रिया बीटा विलोपन कहलाती है बच्चों। ठीक है, ये मैंने बताया। यहाँ पे CH3 आएगा बेटा, CH3 आएगा। ठीक है ना। इसके बाद में ये CH3 CH2 CH2 यहाँ से H हटेगा, यहाँ से H हटेगा। ठीक है ना। और यहाँ से हेलोजन हट जाएगा और ये प्रोपीन बना देगा बच्चों। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। SN1 और SN2 अभिक्रिया में विभेद करना है आपको, अंतर करना है। SN1 और SN2 अभिक्रिया में आपको अंतर करना है। देखिए अभी SN1 अभिक्रिया है, ये है अभिक्रिया की कोटि 1 रहेगी इसमें, और SN2 में अभिक्रिया की कोटि 2 रहेगी। अभिक्रिया की आणविकता 1 रहेगी, अभिक्रिया की आणविकता 2 रहेगी। वेग समीकरण आपके सामने ये लिखा है बच्चों, इसका वेग समीकरण ये रहेगा, क्योंकि इसके अंदर देखिए ये एल्किल हैलाइड है, उसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, सिर्फ एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करेगा। ये एल्किल हैलाइड और नाभिक स्नेही दोनों की सांद्रता पर निर्भर करेगा।
यह विक्रिया ध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में होती है, यह विक्रिया अध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में होती है। इसमें कार्बोकेटाइंस बनता है और इसमें कार्बोकेटाइंस नहीं बनता है। इसमें कार्बोकेटाइन का पुनर्विन्यास होता है, इसमें संक्रमण अवस्था प्राप्त होती है। क्लियर है? आगे देखिए, विभिन्न एल्किल हैलाइड्स की क्रियाशीलता का क्रम बच्चों ये याद रखना है। ये SN1 अभिक्रिया के लिए है और SN2 अभिक्रिया के लिए ये है बच्चों। ये इंपॉर्टेंट बनता है, ध्यान रखना, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट बनता है। इसके बाद में विन्यास का धारण और इसमें विन्यास का प्रतिपन्न होता है, यानी विन्यास है वो बदल जाता है, विन्यास है वो बदल जाता है। जैसे बरसात में जो छत्ता नहीं होता क्या, जिससे अपन पानी रोकते हैं, अगर हवा तेज आ जाती है उल्टा हो जाता है, उसको बोलते हैं प्रतिपन्न बोलते हैं बेटा। उसको क्या बोलते हैं? प्रतिपन्न बोलते हैं। फेरियन 12 DDT कार्बन टेट्राक्लोराइड तथा आयोडोफोम के उपयोग लिखने। देखिए फेरियन 12 के उपयोग, यह एरोसोल, प्रणोदक तथा वायु शीतलक में प्राकृतिक ओजोन संतुलन को नियंत्रित करता है। DDT का उपयोग मुख्यतः मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों तथा टाइफस वाहकों को समाप्त करने में प्रभावकारी होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग विलायक के रूप में किया जाता है, अग्निशामक के रूप में किया जाता है। आयोडोफोम का उपयोग दवाओं के रूप में और प्रतिरोधी के रूप में किया जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, आपके लिए बेहतरीन ऑफर है, बहुत ही सुंदर ऑफर, बहुत ही प्यारा ऑफर है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्लास 6 to 12 के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर अप टू 90% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, अर्ली बर्ड ऑफर, ठीक है, फ्री ऑल इन वन। तो जो प्राइम बच्चों आप अर्ली बर्ड ऑफर है, इसके अंदर क्या देखिए, प्राइम के जो स्टूडेंट है उनको फ्री ऑल इन वन नोट्स दिए जाएंगे और फ्री मॉडल पेपर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। निश्चय बैच 2027, इसमें देखिए क्लास 11 12 के साइंस स्ट्रीम के जो स्टूडेंट्स हैं, 15,000 रुपये का जो कोर्स है बच्चों, 15,000 प्राइस का जो कोर्स है वो मात्र 3,200 रुपये में आपको दिया जा रहा है। और 20,000 का प्राइम वाले स्टूडेंट्स के लिए 20,000 का जो कोर्स है प्यारे बच्चों, वो मात्र 6,000 रुपये में आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। और ये जो ऑफर है ये मात्र और मात्र 5 मार्च तक है बच्चों, ठीक है। तो इस ऑफर का भरपूर लाभ उठाएं, अपने साथियों को भी शेयर करें और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बनाएं। पिकरी का अमल 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल होता है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल होता है। इसके अंदर देखिए 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, ये OH लगा दो इस पे, ये लीजिए NO2 और ये NO2 है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल रहेगा। ग्लिसरॉल है, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल होता है बच्चों, ग्लिसरॉल है वो ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल होता है। इसके अंदर देखिए ये CH2OH CH2OH ये होता है, क्लियर। इसके बाद देखना आगे, एनीसोल की अनुनादी संरचना बच्चों जैसे फिनोल है, मेरी बात सुन लेना, जैसे मैंने फिनोल की बताई है, और फिनोल, एनिलीन, इन्हीं के समान इसकी अनुनादी संरचना रहेगी। ये आपको करना है बच्चों, क्योंकि मैं फिनोल की संरचना और अनुनादी जो संरचना बच्चों मैं वो बहुत अच्छे से आपको समझा चुका हूँ। ठीक है ना, कर लोगे स्टूडेंट्स? बताइए जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में, फिर अपन आगे चलेंगे, जल्दी बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कर लोगे। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ करना कैसे आपको। यहाँ देखना, एनीसोल है, ये बेंजीन रिंग है बच्चा, ये बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर ये ऑक्सीजन है और यहाँ पे CH3 मेथिल ग्रुप है, इसको एनीसोल बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? एनीसोल बोलेंगे। अब इसके अंदर क्या होगा, देखिए यहाँ पे
लोन पेयर रहेगा, ठीक है ना, लोन पेयर रहेगा। अब इसको यहाँ और फिर इसको यहाँ, जैसे अपन ने फिनोल में किया सेम डिटो इसमें भी ऐसे ही करना है, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू फिनोल, ठीक है। एल्कोहल के विकृतीकरण को समझाना है बच्चों, एल्कोहल के विकृतीकरण को आपको समझाना है। तो इसमें देख लीजिए, एल्कोहल को पीने से रोकने के लिए इसमें 5% मेथेनॉल एवं दुर्गंध कारक पिरिडीन मिला देते हैं। पहचान के लिए इसमें थोड़ा सा कॉपर सल्फेट मिलाकर नीला रंग देते हैं। अब यह एल्कोहल पीने योग्य नहीं रहता, इसे एल्कोहल का विकृतीकरण कहते हैं। इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। इसके बाद में फिनोल से सैलिसिल अम्ल बनाने की रासायनिक समीकरण लिखनी है। बच्चों देखिए, जिन स्टूडेंट्स ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बच्चों ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब करना है और एक बार ना सच्चे मन से सच्चा दिल भेजना है। झूठा दिल कोई नहीं भेजेगा, झूठा दिल कोई नहीं भेजेगा। अगर आपको लग रहा है कि मैं सच में मैंने मेहनत की है, ठीक है, तो दिल भेज दीजिए। नहीं बेटा कोई बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैंने पूरी ईमानदारी से मेहनत की, ये मैं आपको बता दूं बच्चों। और जब आपका पेपर हो जाएगा उस समय आपको एहसास होगा, पता लगेगा कि सर ने सच्चे मन से मेहनत की है, ठीक है। तो अब देख लीजिए बच्चों, जब मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ तो आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते क्या? अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सकते और मेरे लिए एक छोटा सा दिल नहीं भेज सकते क्या बच्चों? भेज दीजिए जल्दी खटाखट। देखिए राइमर टीमन अभिक्रिया, राइमर टीमन अभिक्रिया, इसके अंदर क्या है बच्चों? देखिए ये फिनोल है और ये क्या क्लोरोफॉर्म है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा। ये सैलिसिल एल्डिहाइड है बच्चों, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सैलिसिलिक अम्ल बना रहा है बच्चों, ठीक है ना। ये सैलिसिल एल्डिहाइड, उसके बाद में क्या बन रहा है? ये सैलिसिलिक अम्ल बन रहा है। आगे देखिए, फिनोल से पैरा हाइड्रोक्सी, फिनोल से पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड कैसे प्राप्त करेंगे? रासायनिक समीकरण लिखना है। तो बच्चों देखिए, जो फिनोल है ये HCN HCl से अभिक्रिया कर रहा है, उसके बाद में ये मध्यवर्ती बन रहा है और इसके बाद में ये फिनोल सैलिसिलएल्डिहाइड। तो इसके अंदर देखिए पैरा हाइड्रोक्सी, तो ये OH हाइड्रोक्सी हो गया, ये पैरा कंडीशन पे जुड़ा है और बेंजल्डिहाइड यहाँ पे CHO है, ये प्राप्त किया अपन ने, ठीक है ना, ये प्राप्त किया है। ये रासायनिक समीकरण है और इस समीकरण को बच्चों आपको याद रख के जाना है, अच्छे से याद रखना है, ठीक है। एग्जाम में आए तो इसको बढ़िया तरीके से करना है। क्यूमीन से फिनोल बनाने की रासायनिक समीकरण लिखनी है बच्चों, ये रासायनिक समीकरण। और ये सारे क्वेश्चन मैं आपको महामैराथन क्लास में करवा चुका हूँ, जो 11 घंटे 49 मिनट की क्लास है। क्योंकि बच्चों देखिए, मैंने ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा, मैंने बुक में से कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा है कि बुक से बाहर आएगा नहीं, और बुक में से मैंने कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं है। बस अगर बाहर आया वो आपकी किस्मत। क्यूमीन की क्रिया वायु से करवाकर प्राप्त उत्पाद का अम्लीय जल अपघटन कराने से फिनोल बनता है बच्चों। क्या बनता है? फिनोल बनता है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। इसके बाद में एथिलीन ग्लाइकोल तथा ग्लिसरॉल में से प्रतिहिम के रूप में प्रयुक्त यौगिक का IUPAC नाम बच्चों। देखिए इंपॉर्टेंट बनता है ये एथिलीन ग्लाइकोल। अब एथिलीन ग्लाइकोल है, ये डाईहाइड्रोक्सी एल्कोहल, यानी कि 2 OH ग्रुप जुड़े हैं और इसका IUPAC नाम मेथेन नहीं आएगा, मेथेन 1,2 डाइओल, मेथेन नहीं आएगा, इसमें एथेन आएगा बच्चों, मेथेन नहीं आएगा, एथेन आएगा। एथेन 2 कार्बन है तो एथेन ही आएगा ना, मेथेन थोड़ी आएगा। वेथेन 1,2 डाइओल, मेथेन नहीं आएगा। एथिलीन ग्लाइकोल है तो एथेन आएगा ये, ठीक है ना, याद रखना क्या आएगा? एथेन आएगा। इसके बाद में ये एक रिएक्शन दी गई है, ठीक है, ये क्रिया कहलाती है बच्चों। ये जो है कौन सी अभिक्रिया? ये रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया स्टूडेंट्स, ठीक है। रोजेनमुंड क्रिया में प्रयुक्त होने वाला उत्प्रेरक ये रहा, पैलेडियम और बेरियम सल्फेट है। अगला क्वेश्चन, निम्न अम्लों को प्रबलता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना बच्चों, ठीक है ना। ये बढ़ते हुए क्रम में मैंने व्यवस्थित किया है बच्चों, ठीक है। तो इसको भी अच्छे से देख के जाना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ये देखिए CH2 COOH के साथ आयोडीन जुड़ा है, उसके बाद में इधर ब्रोमीन वाला रहा, फिर क्लोरीन वाला रहा, फिर फ्लोरीन। तो इसको याद रख लेना, आयोडीन पहले आएगा, फ्लोरीन बाद में आएगा, ऐसे याद रख लेना। फिर आगे NO2 आएगा इधर। इन ग्रुप के हिसाब से आपको याद रह जाएगा बच्चों ये, ठीक है ना, ग्रुप के हिसाब से आपको याद रह जाएगा। फार्मिक अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक प्रबल अम्ल है, समझाना बच्चों। देखिए एसिटिक अम्ल में CH3 के +I प्रभाव के कारण OH के बंधित इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन से दूर हो जाते हैं।
अब हाइड्रोजन पर धन आवेश की मात्रा कम हो जाती है, अतः H+ बनने की प्रकृति कम होती है। फार्मिक अम्ल एसिटिक अम्ल से प्रबल अम्ल है। क्लियर। इसके बाद ये देखिए, ये जो है अम्ल है बच्चों, इनकी बढ़ती हुई अम्लीय सामर्थ्य के क्रम में लिखनी है। तो ये जो अम्लीय सामर्थ्य का क्रम है इसको भी याद रखना है, ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ये मैं आपको बता दूं बच्चों, ठीक है ना। आगे चले। इसके बाद देखना, लाल चींटी के डंक में उपस्थित अम्ल का नाम बच्चों बता दीजिए। फार्मिक अम्ल है, फार्मिक अम्ल, ठीक है ना। इसके बाद में केनिजारा अभिक्रिया को उपयुक्त रासायनिक समीकरण देकर समझाना है। यह अभिक्रिया वे एल्डिहाइड देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु अनुपस्थित हो, ठीक है ना। और इसके अंदर ये देखिए HCHO है, एल्डिहाइड है। इसके बाद में ये बेंजेल्डिहाइड है एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड है, कार्बन और फिर ट्राइक्लोराइड और उसके साथ एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है। इस अभिक्रिया में उपरोक्त एल्डिहाइड के दो अणु सांद्र KOH के साथ क्रिया करते हैं। एक अणु का एल्कोहल में अपचयन व दूसरे का पोटेशियम लवण में ऑक्सीकरण होता है। यानी कि ये जो केनिजारो अभिक्रिया बच्चों, इसके अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों होते हैं। क्लियर है बच्चों। ये जो रिएक्शन है ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट बनती है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है ना। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बनती है, नोट कर लो इसको। आगे चलेंगे फिर, जल्दी कीजिए। चलिए आगे, कौन सा फॉर्मिक अम्ल का, अच्छा ये रहेगा ना इसका HCOOH, इसको मेथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं, ठीक है ना। मेथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद ये हो गया। अगला क्वेश्चन, एल्किल एमीन में परमाणु की संकृत अवस्था देखिए। एल्किल जो एमीन होता है, एल्किल एमीन में परमाणु की नाइट्रोजन परमाणु की, नाइट्रोजन लिख देने इसमें, नाइट्रोजन परमाणु की संकृत अवस्था, ठीक है ना। नाइट्रोजन परमाणु की संकृत अवस्था तो ये रहेगा बच्चों, देखिए H, इधर H। अब इसमें क्या करना है आपको, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक लोन पेयर है, तो इसके अंदर sp3 संकरण रहेगा। कौन सा रहेगा, sp3 संकरण रहेगा इसमें। क्लियर है ना, कौन सा संकरण रहेगा, sp3 संकरण रहेगा। इसके बाद में ट्राइमेथिल एमीन में नाइट्रोजन की संकरण अवस्था, नाइट्रोजन की संकरण अवस्था वही sp3 रहेगी ट्राइमेथिल एमीन में भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, IUPAC पद्धति में C6H5NH2 का नाम बच्चों देखिए, ये क्या रहेगा, बेंजीनेमीन या एनिलीन रहेगा। एथिल एमीन का IUPAC नाम एथेनेमीन रहेगा, ठीक है। ऑर्थोटोलुडीन का IUPAC नाम 2-मेथिल एनिलीन रहेगा, 2-मेथिल एनिलीन रहेगा, ठीक है। आगे देखना, ट्राइमेथिल एमीन में बंद कोण कितने डिग्री का होता है, 108 डिग्री का होगा। एमीन में नाइट्रोजन परमाणु कौन सी, sp3 संकृत अवस्था में रहते हैं। ग्रेबियल थैलेमाइड संश्लेषण का प्रयोग एमीनों के विरचन के लिए किया जाता है, प्राथमिक एमीनों के विरचन के लिए किया जाता है। किन के विरचन के लिए किया जाता है, प्राथमिक एमीनों के विरचन के लिए किया जाता है। इसके बाद में प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमीन का विभेद अभिकर्मक द्वारा, हिंसबर्ग अभिकर्मक के द्वारा किया जाता है। क्लोरोपिक्रीन का सूत्र ये आपके सामने है बच्चों, CNO2 और Cl3 है, CNO2 Cl3 है बच्चों। एनिलीन एवं ब्रोमीन का जल की क्रिया से प्राप्त उत्पाद 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन है, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन है। निम्न यौगिकों को उनके बढ़ते क्षारीय सामर्थ्य में व्यवस्थित करना है।
देखिए C2H5NH2NH3, और ये जो भी दिया है ये है देखिए बेंजीन है, एनिलीन है। ये किसी क्षार की परबलता इलेक्ट्रॉन युग्म में देने की प्रवृत्ति के समानुपाती है। प्लस आई समूह है एमीन की क्षारकता को बढ़ाता है, जबकि माइनस आई समूह है घटाता है बच्चों, ठीक है। और ये इनका क्षारीयता का क्रम है, ठीक है, इनकी क्षारीयता की सामर्थ्य का क्रम दिया गया। मेथिल एमीन का pKb का मान एनिलीन की तुलना में कम होता है, क्यों? देखिए मेथिल एमीन एनिलीन की अपेक्षा प्रबल क्षारीय होती है। CH3 यानी मेथिल समूह है, प्लस आई प्रभाव के कारण नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा देगा, ये इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है एवं यह प्रबल क्षार है। जबकि एनिलीन नाइट्रोजन के एकल इलेक्ट्रॉन युग्म के अनुनाद के कारण एनिलीन का जो नाइट्रोजन परमाणु कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है ना, स्थायी अनुनाद के कारण स्थायी हो जाता है एवं नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व घटता है, अतः इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घटती है एवं क्षारकता घटती है। अतः मेथिल एमीन का pKb का मान एनिलीन की तुलना में कम होता है। निम्नलिखित यौगिकों को क्षारकता के बढ़ते क्रम में दर्शाना है बच्चों, ये इनकी क्षारकता का बढ़ता हुआ क्रम आपके सामने है, ठीक है। इसके बाद आगे देखना, जलीय विलयन में निम्नलिखित यौगिकों को उनकी क्षारकता के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है, क्षारकता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। ये NH3 C2H5NH2 C2H5 केवल ट्वाइस NH तथा C2H5 केवल थ्राइस 3N है बच्चों, ठीक है बच्चों, ये है क्षारकता का घटता हुआ क्रम। बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र लिखना है, सिंपल क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, 2023 का क्वेश्चन है बच्चों। तो बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड, तो आपको बेंजीन रिंग बना दो, ये लो N2Cl बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड, ठीक है ना। आप इसको यूं भी लिख सकते हो C6H5N2Cl, ये लो बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड, ठीक है। इसके बाद में एक कार्बोहाइड्रेट जो सरल रूप में जल अपघटित नहीं हो सकता, सरल रूप में जल अपघटित तो मोनोसेकेराइड है, वो कौन सा है? मोनोसेकेराइड, जल अपघटित होगा ही नहीं है। अगला क्वेश्चन, दूध में उपस्थित डाइसेकेराइड कौन सी है बच्चों? लैक्टोज शर्करा है, कौन सी है? लैक्टोज है। पॉलीसेकेराइड में मोनोसेकेराइड इकाइयों को जोड़ने वाला बंध, पॉलीसेकेराइड में मोनोसेकेराइड इकाइयों को जोड़ने वाला बंध ग्लाइकोसाइडी आबंध है, कौन सा है? ग्लाइकोसाइडी आबंध है, सिंपल है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, नाइट्रोजनी क्षारक डीएनए में क्या नहीं पाया जाता? यूरेसिल नहीं पाया जाता, तो किस में पाया जाता है? ये आरएनए में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? फिर ये आरएनए में पाया जाता है, सिंपल है। किस में पाया जाता है? ये आरएनए में पाया जाता है। आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। एडेनिन तथा गुआनिन प्यूरिन क्षारक है। थाइमिन साइटोसिन तथा यूरेसिल है, ये पिरिमिडीन क्षारक है। कैसे क्षारक है? पिरिमिडीन क्षारक है। अगला, आंवला विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है, इसमें विटामिन सी आएगा, क्लियर है ना, विटामिन सी आएगा, कोई नहीं इधर है तो ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन्स स्रावित होते हैं। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण हार्मोन करता है, इंसुलिन तथा ग्लूकागोन करता है, इंसुलिन तथा ग्लूकागोन करता है स्टूडेंट्स, ठीक है। आगे देखना, अधिवृक्क ग्रंथि से एड्रिनलिन हार्मोन से निकलता है। एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन महिलाओं के प्रमुख जनन हार्मोन्स हैं। पुरुषों में आवाज का भारीपन, चेहरे एवं वक्ष पर बाल आदि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के कारण होता है, ठीक है। इसके बाद ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इनको अच्छे से देख के जाना है, बहुत बढ़िया तरीके से इनको देख के जाना है एग्जाम में, ठीक है। और किसी भी प्रकार का कोई लोड नहीं लेना एग्जाम में। प्रोटीन के विकृतीकरण को एक उदाहरण द्वारा समझाना है बच्चों। देखिए, अंडे की सफेदी में गोलाकार व घुलनशील अंडों की जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है, जब इसे प्रबल अम्ल या क्षार के साथ मिलाकर गर्म करते हैं तो इनका स्कंदन हो जाता है तथा यह प्रोटीन विकृत होकर ठोस अवस्था में बदल जाती है। यानी कि देखिए, प्रोटीन की जो संरचना होती है उसमें बदलाव आ जाता है बच्चों, ठीक है ना। एनोमर से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देके समझाना। देखिए, एनोमर मोनोसेकेराइड में अल्फा एवं बीटा रूप एक दूसरे के समावेवी होते हैं,
जिनमें एनोमरी कार्बन पर OH का विन्यास भिन्न भिन्न होता है, ये दोनों समावयवी एनोमर कहलाते हैं बच्चों। ये है एनोमर की संरचना है बच्चों, ठीक है। रेशेदार तथा गोलिकाकार प्रोटीन को विभेदित कीजिए। रेशेदार तथा गोलिकाकार प्रोटीन है, उसको विभेदित करना है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट बनेगा। रेशेदार प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड से श्रृंखलाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं और गोलिकाकार प्रोटीन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं कुंडली के रूप में व्यवस्थित होती हैं। ये धागे सदृश संरचना होती है, ये गोलाकार संरचना होती है। ये जल में अघुलनशील होती है, ये जल में घुलनशील होती है बच्चों, ठीक है ना, ये जल में घुलनशील होती है, ठीक है। तो बच्चों मेरी बात सुनना आप आराम से देखिए। एग्जाम में आराम से तसल्ली से जाना है, ठीक है, और अपने माता पिता के चरण स्पर्श करके जाना है। सबसे पहले आप बिल्कुल एकदम ऐसे रिलैक्स रहना और अपने माता पिता के चरण स्पर्श करके और बढ़िया तरीके से आप जाना। ज़्यादा किसी से रास्ते में बातचीत नहीं करनी है। अपने सेंटर पे जाओ आराम से, अपनी जगह आपको पता ही है, उस जगह पे जाके चुपचाप बैठ जाना बच्चों, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको थोड़ा मोड़ा ऐसे लग रहा है कि भाई ये ऊपर नीचे, तो थोड़ी सी देर ऐसे कुछ समय के लिए थोड़ा माइंड को कूल करना, शांत रखना माइंड को, ठीक है। फिर अपने आप आपके दिमाग में वो क्वेश्चन आ जाएगा। अगर आप घबराए, आपने एजिटेशन ली, अरे पता नहीं पेपर होगा कैसे कर पाएंगे, कैसे नहीं कर पाएंगे, मैं ये कह रहा हूँ स्टूडेंट्स, लॉस हो जाएगा। आपने पूरे साल भर बहुत अच्छी मेहनत की है, ये मेरा विश्वास है। पूरी साल भर आपने बहुत ही शानदार मेहनत, बहुत ही जबरदस्त मेहनत की है और उस मेहनत का फल भी आपको मिलेगा। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, ठीक है। आप पेपर दे के आओ, फिर अपन मिलते हैं। और जितने भी स्टूडेंट्स लाइव चल रहे हैं, सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।